नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्गी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाती है कि आप बेसिक्स से समझ सको, प्लस जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस किया करते हैं तो उनकी आप एक लिंक प्रॉपर स्टैब्लिश कर सको। देखो, टाइम चल रहा है इलेक्शंस का, तो इस टाइम पर हमें समझना ज़रूरी है कि डिफेक्शन क्या होता है, दल बदलना क्या होता है। देखो, डिफेक्शन का जो माहौल है ये शुरू कब होता है, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफेक्शन को रोकने के लिए सरकारों ने कुछ एफर्ट्स किए या नहीं किए, अगर किए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या मर्जर होता है, वो सारी चीज़ें हम कहते हैं ना कि एंड टू एंड पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, टॉपिक का हमारा डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना। अब यहां पर इशू क्या है, देखो बात ऐसी है कि डिफेक्शन को आया राम गया राम पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, मतलब आया राम गया राम की राजनीति भी बोली जाती है। डिफेक्शन का मतलब क्या है, पहले वो डेफिनेशन समझो। सिंपल इसका तरीका ये है कि कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट जिस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़के जीत करके एमएलए या एमपी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एमपी बन गया, ठीक है, उसने एक्स पार्टी, अब वो एक्स पार्टी की जगह आप नाम रख सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो आपको सूटेबल लगे वो नाम आप डालो, बहुजन समाज पार्टी, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो एक्स पार्टी के टिकट लेकर के उस बंदे ने चुनाव लड़े और चुनाव लड़के और वो चुनाव जीत जाता है। अल्टीमेटली वो एमपी बन के पहुंच गया लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो वो बन गए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इस केस में जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो जैसे ही उनका इलेक्शन कंप्लीट हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट्स आगे, पता पड़ा कि जिस एक्स पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़े थे वो एक्स पार्टी सरकार नहीं बना रही है। अब आप देखोगे कि एक बंदा बड़ी मेहनत करके चुनाव लड़के यहाँ पे पहुंचा है तो उसकी एक लालसा रहती है। वो लालसा क्या रहती है कि मेरे को कैसे भी करके सरकार में एंट्री मिल जाए। सरकार का मतलब एक सिंपल सी बात है, या तो रूलिंग पार्टी के साथ वो ज्वाइन कर ले। रूलिंग पार्टी के साथ ज्वाइन वो तब करने की पसंद करता है जब उसको कोई मंत्रालय या मतलब कोई ना कोई मंत्रालय मिले, है ना। तो ऐसे में वो एक्स पार्टी की टिकट पे जीत करके आया और उसने क्या किया, अपनी पार्टी स्विच कर ली। अब उसने ज्वाइन कर ली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको कहेंगे डिफेक्शन। इसको बोलेंगे आयाराम गयाराम की राजनीति। तो ये आयाराम गयाराम की राजनीति से पहले इसकी डेफिनेशन हमें समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी की टिकट पे चुनाव जीत के अगर आ रहा है और चुनाव जीतने के बाद में अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो गया डिफेक्शन। क्योंकि यहां पर डिफेक्शन वर्ड क्यों है, ये एक नेगेटिव टर्म है, ये क्यों यहां पर इस तरीके से यूज की गई है, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। देखो, उस पार्टी के साथ धोखा हो गया जिसने उसको टिकट दी। नंबर 2, उन लोगों के साथ भी तो धोखा हुआ है ना, क्योंकि उन लोगों ने, जिन लोगों ने वोट दे करके उस कैंडिडेट को जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने पार्टी को भी देख करके वोट तो दिया ही होगा ना, कि हाँ बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, आम आदमी पार्टी को, XYZ निर्दलीय जो भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इशू क्या है, इशू एक तो जिस पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत के वो गया है उसके साथ चीटिंग हो गई, और दूसरा जिन लोगों ने बाकी पार्टियों को रिजेक्ट करके उस पर्टिकुलर एक्स पार्टी के उस कैंडिडेट को जिताया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ में भी चीटिंग हो गई। ये जो बात है, इसी चीज की वजह से इसको बोल दिया डिफेक्शन। पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये डिफेक्शन का फिनोमेना देखो शुरुआत में नहीं था, शुरू में अगर हम 3 जनरल इलेक्शंस की बात करें, 1951, 52, जिसको 52 इलेक्शन भी बोला जाता है, 57 इलेक्शंस और फिर 62 इलेक्शंस, ये तीनों इलेक्शंस में देखो पंडित नेहरू जी कांग्रेस को लीड किया करते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में हर बार कांग्रेस को मोर और लेस मेजॉरिटी लोकसभा में मिल जाया करती थी। आप देखोगे ये वो समय था जब कांग्रेस ही तो रूलिंग पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस के मेंबर्स ही कांग्रेस की रूलिंग जो सिस्टम था उसको क्रिटिसाइज किया करती थी। इस तरीके से सरकार भी कांग्रेस की हुआ करती थी, ऑपोजिशन भी कांग्रेस के लोग ही हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस के पास में लेगेसी बहुत पुरानी है। कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश पार्टी है, हमारे देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस की पकड़ शुरुआत में बहुत ज़्यादा रही। तो इस केस में क्या हो गया कि रूलिंग पार्टी भी कांग्रेस की
और ऑपोजिशन भी कांग्रेस की हो गए, तो इस वजह से शुरुआती समय में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ इंडिया में उसको हमने बोल दिया कांग्रेस सिस्टम। तीनों चुनाव 51, 52, 57 और 62 तीनों चुनावों में कांग्रेस को जीत मिलती है। इसलिए दूसरी तरफ जैसे ही 62 के बाद में 67 के इलेक्शन होते हैं, 1967, यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज आता है। वो चेंज क्या है? देखो 51, 52, 57, 62 इनमें अगर तीनों चुनाव की इलेक्शन की बात करें तो देखो पंडित नेहरू जी थे, वो लीड कर रहे थे इन सारे चुनावों को, पंडित नेहरू। अब आप देखोगे कि पंडित नेहरू की डेथ हो गई थी 64 में, 1964 में, और उनके बाद में फिर नए प्राइम मिनिस्टर जो बने वो थे हमारे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। अब शास्त्री जी की जो लीडरशिप थी वो 62 के चुनावों के बाद में कंटिन्यू होती रही, तो मतलब शास्त्री जी को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ा था। फिर 5 साल कब कंप्लीट हो रहे थे? 67 में। तो 67 में जो चुनाव हुए तब तक शास्त्री जी भी, मतलब शास्त्री जी का भी डिमाइस हो गया था। वो ताशकंद में गए थे 65 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद में सेटलमेंट करने की बातचीत करने के लिए, तो ताशकंद में ही वहाँ पर उनका पहले दिन एग्रीमेंट होता है, दूसरे दिन सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है उनके रूम में। तो इस तरीके से 1966 में उनकी डेथ हो गई। फिर 67 में चुनाव आए। चुनाव आते ही सवाल ये था कि भाई नेहरू जी के बाद में तो शास्त्री जी आपके प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब शास्त्री जी के बाद में आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओगे? दिस वाज अ बिग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की जब कोशिश की गई तो सबने एक तरफा मत नहीं दिए। 2 कैंडिडेट्स के बीच में वहां पर कंपटीशन राइज होता है। वो 2 कैंडिडेट कौन थे? एक तरफ इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई। इनके बीच में कंपटीशन हो गया। इंदिरा गांधी जो थी उनको देखो पिताजी की लेगेसी का पॉइंट था, और दूसरी तरफ मोरारजी देसाई की बात करें तो ये पुराने लीडर थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन था। उस कंपटीशन में कांग्रेस में आने लग गई दरारें, कांग्रेस में एक तरीके से गैप आने लग गया। एक फैक्शन जो था वो तो मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में वो देसाई जी को बनाओ, और वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप जो था वो बोल रहा था इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमें प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके से कांग्रेस में 2 धड़े बन गए। जो मोरारजी देसाई जी को सपोर्ट कर रहे थे वो सिंडिकेट्स हो गए, जिनको ओल्ड भी बोला जाता है क्योंकि वो बूढ़े लोग थे ज़्यादातर। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी उस टाइम पर जवान थी, और उनके साथ साथ में, मतलब ब्रेन वाइज, ओके, इन्हीं के साथ साथ में उनके साथ में जो दूसरे जो यंग ब्लड्स थे वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। इस वजह से कांग्रेस में वहां पर ग्रुपिंग बन गई। चलो फिर भी अल्टीमेटली एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुई, वोट करवा करके फाइनल क्या निकला कि चलो ठीक है इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया जाए, मोरारजी देसाई जी जो है वो पीछे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वोटिंग में ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट कर दिया, बोले इंदिरा गांधी को हमें आगे करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जो थी वो चेहरा बनती है पहली बार 1976 इलेक्शन में, 1967 इलेक्शन में। 1967 का जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस को लीड किया फिर बाद में इंदिरा गांधी जी ने। अब क्या होता है कि चुनाव जब होते हैं 1967 के, उन चुनावों में आप देखोगे कि ये एक तरीके का पॉलिटिकल अर्थक्वेक माना गया। कैसे माना गया ये देखो, समझो कि 67 इलेक्शंस में कांग्रेस में जो दरारें क्रिएट हो गई थी, जिसमें एक तरफ तो ओल्ड थे जिनको सिंडिकेट्स बोला गया, और एक तरफ यंगस्टर्स थे जिनको लीड किया था इंदिरा गांधी ने। आप देखोगे कि इस फ्रैक्शन की वजह से, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी की लीडरशिप थी या फिर नेहरू जी की जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप अभी इस टाइम पे इंदिरा गांधी के पास में थी नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी को उस टाइम पे नई अब एक तरीके से कहते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मिनिस्टर समथिंग बनी थी वो, है ना, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रॉबेबली। तो इस केस में उनके पास में इतनी कुछ पकड़ नहीं थी इंडियन पॉलिटिक्स में। अब होता क्या है कि इलेक्शंस हो गए। अब इलेक्शंस में जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में इंदिरा गांधी का जो ओहदा था वो नेहरू जी के कंपैरिजन में 67 इलेक्शंस में कहीं ना कहीं डाउन था, कम था। इलेक्शंस में वोटिंग हुई, वोटिंग में पता पड़ा कि कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी सीटें नेहरू जी के टाइम पे मिली। इसका मतलब पहली चीज तो लोकसभा में कहीं ना कहीं वीक पड़ गई कांग्रेस। दूसरी बात क्या हो गई कि अब तक कांग्रेस का जो सिस्टम हमने बोला था, कांग्रेस सिस्टम जो 62 तक चलता आ रहा था, ठीक है, उसमें से कई लोग जो थे वो सेपरेट होते गए, निकलते निकलते उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, नई ऑपोजिशन के तौर पे नई पार्टीज इमर्ज होकर के आ गई। इस तरीके से कांग्रेस और कमजोर हो गई। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो शुरुआती इलेक्शंस थे
51 का मान लो, 57 का मान लो, 62 का मान लो, 67 का मान लो। ये इलेक्शंस ऐसे थे कि इनके साथ साथ में स्टेट के इलेक्शन भी थे, लोकसभा के साथ साथ में स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन हुआ करते थे। अब क्या होता है कि हरियाणा में ये जो इलेक्शंस हुए, इन्हीं इलेक्शंस के ड्यूरिंग 67 इलेक्शंस के ड्यूरिंग एक इंडिविजुअल जिनका नाम था गयालाल, नाम याद रखें आप, गयालाल, ठीक है, ये कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते हैं हरियाणा में और चुनाव वो जीत भी जाते हैं। अब आप देखोगे सीधी बात है, चुनाव अगर जीत गए तो वो सरकार बनाने की तरफ टेंडेंसी आने लग गई, और दूसरी तरफ सेंटर में जो लीडरशिप थी वो भी एक तरीके से इंदिरा गांधी का इनिशियल फेज था तो कहीं ना कहीं कमजोर थी। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर गयालाल जो थे, इन्होंने कांग्रेस की सीट पर अपना चुनाव जीत लिया, पर इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं दूसरी पार्टीज के साथ ज्वाइन करके और मंत्रालय ले लूं, ठीक है। तो इस वजह से गयालाल ने अपनी पार्टी आईएनसी को चुनाव जीतने के बाद में छोड़ा और ज्वाइन कर लिया यूनाइटेड फ्रंट को। ऐसे में यूनाइटेड फ्रंट के पास चले गए वो। 15 दिन के अंदर अंदर 3 स्विचिंग की इन्होंने। पहले तो फर्स्ट स्विचिंग तो क्या हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव जीते, उसकी टिकट पे पहुंच गए यूनाइटेड फ्रंट की तरफ, फिर यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ करके वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आ गए, और फिर उसके बाद में दोबारा से चले गए यूनाइटेड फ्रंट के पास में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 स्विचिंग की विद इन 15 डेज। और इसी बात के लिए क्या कहा गया कि गयालाल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया तो वो गया राम हो गए। अब यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ करके सेकंड टाइम जब उन्होंने स्विचिंग की तो यूनाइटेड फ्रंट से स्विच करके कहां गए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ। इनको बोल दिया आया राम। इस तरीके से आया राम गया राम का जो कॉन्सेप्ट है यहां पर अप्लाई हो गया। और ये आया राम गया राम अभी क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के पास में जो पकड़ थी वो कहीं ना कहीं डाउन जा रही थी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये डिफेक्शन का जो सीन है, इसको आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स भी बोला जाता है, जो मैंने आपको समझाया क्यों बोला जाता है। क्योंकि गयालाल नाम के इंडिविजुअल थे, उन्होंने 67 इलेक्शंस में कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट से अगेन कांग्रेस से अगेन यूनाइटेड फ्रंट, ऐसे स्विचिंग कर ली थी। इसलिए इस पॉलिटिक्स को नाम भी क्या दे दिया गया, आयाराम गयाराम राजनीति। ठीक है। और ये 67 के जो इलेक्शंस थे, इस समय में बहुत जगह पर डिफेक्शन का सिनेरियो देखा गया कि लोगों ने चुनाव जीत लिए कांग्रेस के टिकट पे और फिर बाद में कांग्रेस को छोड़ करके ज्वाइन कर ली दूसरी पार्टीज। इस तरीके के सिनेरियो को बहुत ज़्यादा पहली बार एक्सपीरियंस किया गया था, और ये जो सीन था ये कहीं ना कहीं पहली बार हुआ। इसलिए इन चुनावों को 67 इलेक्शंस को इलेक्शन पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला गया। इस टाइम पर 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। एक तो ये डिफेक्शन वाला कि कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए लोग छोड़ करके दूसरे में जा रहे हैं, एक तो ये, और दूसरा कोalition की गवर्नमेंट्स बननी शुरू हो गई। अभी तक तो कांग्रेस के पास में बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी हुआ करती थी, बट अब यहां पर गठबंधन की सरकार आने लग गई। कोalition गवर्नमेंट्स हैं वो स्टैब्लिश हुई। अब कोalition कौन क्रिएट करेगा? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा जो ओपोजिशन में जो भी पार्टीज थी, उन्होंने अपना गठबंधन बनाया, और जो स्टेट्स थे वहां पर अपने गठबंधन के आधार पर टारगेट बना लिया कि कैसे भी करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमें पावर में नहीं आने देना, और खुद की सरकारें बना ली। ठीक है, सॉरी वो बीच में थोड़ा ग्लिच आ गया था लाइट में, कोई नहीं, आप इतना तो मैनेज कर ही लोगे यार। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखो। फिर ये हो गया आराम गैराम की पॉलिटिक्स, आपको समझ में आ गई, और इसी को हमने क्या बोल दिया, डिफेक्शन। अब सवाल ये है कि क्या इस डिफेक्शन को रोकने की कोशिश की गई? देखो आंसर है यस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार आती है तो उस टाइम पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया जाता है, और उसके आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10th है वो ऐड कर दी जाती है। शेड्यूल 10th जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। आप ध्यान रखें, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। सॉरी वो फिर से ग्लिचेस आ गए, अभी मैं थोड़ा रेक्टिफाई करके आया हूं। हाँ, तो 10th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया 1985 में, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे। आप देखोगे इस 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। दैट मींस कि इस तरीके से जो आयाराम गयाराम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एथिकली बहुत गलत चीज हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार के टाइम पे ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
ऐड किया गया। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको कि ये जो आयाराम गयाराम का जो नाम है ये किसने दिया था? राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे राव बीरेंद्र सिंह, उन्होंने ये नाम दिया था कि गयालाल जो है वो आयाराम हो गया। ठीक है, पहले गए कांग्रेस से नेशनल फ्रंट में और यूनाइटेड फ्रंट में, और यूनाइटेड फ्रंट से फिर कांग्रेस में आ गए, तो बोले ये हो गए आयाराम। इस तरीके से आयाराम गयाराम राजनीति को बोल दिया गया। अब आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी अपनी, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोला गया। अब इसमें क्या प्रोविजन किया गया? इसमें देखो एक सीधी बात है, यहां पर एक हमें एक एंगल उस कैंडिडेट की तरफ से भी सोचने की समझने की जरूरत है। कैंडिडेट का सोचना क्या हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पे या नाम पर आप चुनाव जीत के आ गए, बट सवाल ये आता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी से अगर आप खुश नहीं हो, मान लो चुनाव के बाद में, तो अब आपके पास में क्या कोई चॉइस है? तो इस चॉइस को क्लियर करने के लिए यहां पर आपके पास में एक ऑप्शन आता है कि हाँ भाई आप स्विच कर सकते हो पार्टी से। बट वो ऑप्शन क्या रखा गया? वो ऑप्शन ये रखा गया कि जितना भी, यहां पर हम एक्स पार्टी की बात करें, एक्स पार्टी आपके मन में है, जो मानो मैंने शुरू से बोल दिया आपको, राइट? तो ये जितने भी कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीत करके आ रहे हैं, विनर्स बोल रहा हूं मैं, उनमें से अगर 1/3 मेंबर्स मिलकर के ये डिसाइड करें कि हमें एक्स पार्टी को छोड़ना है, तो बोला वो अलाउड है। उसको मर्जर बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? मर्जर। डिफेक्शन नहीं बोला, मर्जर। यहां पे तो क्या हो रहा था, एक बंदा यहां पे स्विच कर रहा था आयालाल, ये गयालाल की जो हमने बात की, बट यहां पर अगर 1/3 मेंबर्स करते हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स उनमें से 1/3, तो उसको बोल दिया जाएगा, बोला मर्जर। ठीक है, मान लो 30 कैंडिडेट्स जीत करके आए और 30 में से 10 ने डिसाइड कर लिया कि हम जिस पार्टी से, एक्स पार्टी से जीत के आए हैं, उसको छोड़ करके हम YZA कोई भी पार्टी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो उसको ज्वाइन अगर कर लेंगे तो उसको मर्जर बोल दिया जाएगा। इसका मतलब 1/3 मेंबर्स अगर एक साथ जाते हैं तो बोला अलाउड है, उसको डिफेक्शन नहीं बोला जाएगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अब होता क्या है कि 1985 से लेकर के लॉ जब बनाया तो 1/3 मेंबर्स को इकट्ठा करना भी बड़ा आसान हो गया। जैसे गयालाल जो थे, उन्होंने अपना जो स्विचिंग किया, इस तरीके से गयालाल ने ये प्लान कर लिया कि भाई क्यों ना मैं अकेला स्विच कर रहा हूं, तो मेरे लिए और अगर 5-7 कैंडिडेट्स और तैयार हो जाएं तो हमारे लिए स्विचिंग और भी आसान हो जाएगी। तो इस वजह से गयालाल जैसे लोग जो थे वो 1/3 स्ट्रेंथ को गेन करने में बड़ी आसानी समझने लग गए। इसका मतलब जो चीज रोकने का काम किया गया था डिफेक्शन का, अब वो मास डिफेक्शन में कन्वर्ट हो गया। पहले 1-1, 2-2 डिफेक्ट किया करते थे, अब क्या होने लग गया, 1/3 मेंबर, जितने भी टोटल सीटें, मान लो किसी पार्टी के पास में 10 सीटें ही आई हैं, है ना, तो 10 सीटों में से आपको कितना चाहिए? 1/3 का मतलब 3 या 4 सीटें। अब 3 या 4 बंदों को आप कन्विंस नहीं कर सकते कि चल ठीक है यार स्विच करते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे जो रूलिंग पार्टी है, वहां पर अपन सरकार बना लेंगे, मंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे में वो स्विचिंग जो थी कहीं ना कहीं रुक नहीं पाई, 1/3 जो लिमिट थी वो बहुत कम साबित हो गई। ऐसे में 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया जाता है और उसमें ये जो लिमिट 1/3 थी इसको बढ़ा करके 2/3 कर दिया गया। तो इस तरीके से डिफेक्शन को रोकने का सिस्टम क्या डाल दिया कि अगर जितने भी कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट होकर के आए हैं उनमें से 2/3 मेंबर से डिसाइड करें कि हाँ जी हमें इस पार्टी को एक्स को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना है, तो 2/3 मेंबर्स मिनिमम है तो अलाउ किया जाएगा और उसको डिफेक्शन ना बोल करके क्या बोला जाएगा? मर्जर। सीधी बात है भाई, अगर किसी पार्टी के पास में 10 सीटें आ गई, है ना, 10 सीटें अगर निकाल ली उन्होंने और उनमें से अगर 6 जने या 7 जने ये बोल दें, 7 कैंडिडेट्स अगर ये बोल दें कि हमें एक्स पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी है, तो इस पार्टी में फिर उसको मर्जर ही बोला जाएगा, क्योंकि फिर एक्स के पास में कितने बच गए? ओनली 3 कैंडिडेट्स। अब 3 कैंडिडेट्स बच गए तो यहां पर ये मर्जर जो है, ये जो स्विचिंग हुई है ये कहीं ना कहीं मर्जर ही हो गया कि हाँ पार्टी अब 7 एक साथ अगर स्विच करेंगे 70%, 67% इंडिविजुअल्स या जो मेंबर्स हैं पर्टिकुलर हाउस के, वो अगर स्विच कर रहे हैं तो फिर उसको बोला मर्जर बोल दिया जाएगा, ना कि डिफेक्शन। तो ये सिस्टम जो था यहां तक पहुंच गया। अल्टीमेटली 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 उसके बेसिस पे ये लिमिट 2/3 आपने फाइनलाइज कर दी। ध्यान रखें आप इसको। फिर बात आती है कि क्या डिफेक्शन है, क्या मर्जर है, किस इंडिविजुअल को या किस कैंडिडेट को कितनी सजा होगी, ये फाइनल डिसीजन कौन देगा?
ये डिसीजन देने की जब बात आई तो ये डिसीजन देना फाइनल हो गया किसका, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। ध्यान रखें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो बेसिकली, अगर लोकसभा की बात करो तो लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हो गए, आपके जो लोकसभा स्पीकर हैं वो। राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन। ये तो हो गया पार्लियामेंट की बात। अगर वहीं पर ये चीज अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर ये जो स्विचिंग हो रही है ये किसी स्टेट असेंबली में हो रही है तो उस टाइम पर कौन डिसाइड करेगा, तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर असेंबली के स्पीकर जो होंगे, विधानसभा के जो स्पीकर होंगे वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ इतना इफेक्टिवली काम कर रहा है। देखो यहां पर सबसे बड़ी बात जो उलझ रही है वो ये कि फाइनल डिसीजन किसका बोल रहे हो आप, डिफेक्शन में या मर्जर में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। अब ये बताइए प्रिजाइडिंग ऑफिसर किस पार्टी का होता है। अगर हम लोकसभा स्पीकर की अभी बात करें तो कौन है, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी किस पार्टी के हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के। सेम चीज आप किसी भी स्टेट में उठा करके देखो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको वहां की रूलिंग पार्टी के मिलेंगे। अब रूलिंग पार्टी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और रूलिंग पार्टी को ही दूसरी पार्टी के लोग छोड़ करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहां पर एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि नहीं, कि क्यों प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी पार्टी में ज्वाइन होने वाले एमपीज या एमएलएस को डिस्कार्ड करेंगे, डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो इस वजह से ये मुद्दे अटके रहते हैं। कोशिशें की गई बट अभी तक प्रॉपर आउटकम हमें मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगर इसका लेटेस्ट एग्जांपल दूं छोटा सा, तो आप देखो कि महाअगाड़ी गवर्नमेंट चली कहाँ पे, महाराष्ट्र में। 3 पार्टीज का ये ग्रुप था। 3 पार्टीज कौन कौन सी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली, और एक हो गई आपकी शिवसेना। तीनों ने मिलकर के अपनी गवर्नमेंट बनाई। उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो लीडर थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिर बाद में पता पड़ता है कि बीजेपी ने अपनी इक्वेशन ऐसे सेट की कि जो शिवसेना है उसको लगभग 55 समथिंग सीटें मिली थी, मोर देन 50 है ना, अराउंड 50 बोल दो। तो उनमें से एक लीडर को पिक किया, एकनाथ शिंदे, और उनको बोल दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हमारे पास में 90+ सीटें हैं, आपके पास में 40 हो जाएंगी, तो इतनी हमें चाहिए मेजॉरिटी साबित करने के लिए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के 2 फ्रैक्शन क्रिएट कर दिए, एक तो ठाकरे परिवार वाला और एक सेक्शन क्रिएट कर दिया शिंदे वाला। तो शिंदे सेक्शन जो है वो ऐसे कैसे ज्वाइन कर लेता है बीजेपी के साथ में। अब शिंदे जो हैं वो बन गए वहाँ के मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे उलझे हुए हैं कि उस शिवसेना का सिंबल किसके पास होगा, शिवसेना का नाम किस पे होगा। इस पे देखो पूरा केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। पर इस तरीके से जो डिफेक्शन है या जो मर्जिंग है ये कहीं ना कहीं अभी भी चलती है, क्योंकि यहाँ पर इश्यूज उलझे हुए हैं। बट यस, ये देखो डेमोक्रेसी के पार्ट है। डेमोक्रेसी हमेशा एवोल्यूशनरी होती है। डेमोक्रेसी इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अ प्रोसेस जो चलता रहेगा। आज कुछ अच्छा हुआ है, उस अच्छाई की वजह से अगर लगातार आगे बढ़ोगे तो कुछ और कमियां आपको मिलेंगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। हमें बस सिचुएशन में देखना है कि क्या ठीक है क्या गलत है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो ये डिफेक्शन का मुद्दा था, हमें कुछ समझने की ज़रूरत थी, मुझे लगा बताना चाहिए आपको, ये मैंने बताया। ठीक है, बीच में लाइट गई उसके लिए सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, बाकी आपको पता है अभी चुनावी माहौल है, अभी तो लाइट आएगी, बाद में देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू आना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गार्गी क्लासेस को शेयर करो यार, कितनी बार बोलता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। और भी ये जो नया इनिशिएटिव लिया है आपको और हेल्प करने वाला है। पिक करेंगे हम ऐसे टॉपिक्स को जो आपको मैं विद इन 30 मिनट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, थैंक यू।